देखो अभी 2-4 दिन पहले अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म चौहान का टीजर रिलीज हुआ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। 75 साल बाद जवाब आ रहा है, पठानों से कहना चौहान आ रहा है। 1 मिनट से भी कम का ये टीजर जिसमें अजय देवगन ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, पर इस टीजर ने पूरे लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के दिमाग में भूचाल मचा दिया है। और जो भूचाल है ना वो देखने लायक है। कराची उठ के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, सेल्फ स्टाइल्ड लिबरल्स और इवन ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार सब इस टीजर को अटैक करने पे उतर आए हैं। कोई इसे इंसेंसिटिव बता रहा है, कोई इसे एंटी मुस्लिम बता रहा है, कोई प्रोपेगेंडा कह रहा है। हालात तो ये हैं कि धुरंधर से ज्यादा मेल्ट डाउन इस पर होना शुरू हो गया है। पठानों से कहना कि चौहान आ रहा है, क्या कहूंगा मैं पठानों से। 12वीं शताब्दी में गया था चौहान पठान के पास, पठानों ने उसका गला काट दिया था पृथ्वीराज के पास। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि एक फिल्म का टीजर जिसकी अभी रिलीज भी नहीं हुई है, उसे देखकर ये पूरा इकोसिस्टम जो पहले इंडियन आर्मी को विलेन बताया करता था, बोलेंगे हम अफवाह के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। Whereas when rape is used as a means of domination by upper castes, by the army or the police, it's actually it's not even punished. It doesn't even get punished. आज इस टीजर से इतना पैनिक में क्यों है? देखो कहा तो ये जा रहा है कि ये मूवी मेजर आदित्य के हीरोइक डिसीजन पर बेस्ड है, जिसको ना जाने कितने ही सालों तक दबाया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर है क्या इस ट्रेलर में? कौन है मेजर आदित्य और क्यों कहा जा रहा है कि ये मूवी पठान वुड को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि इस मूवी से लिबरल्स का इतना मेल्टडाउन क्यों हो रहा है, तो हमें इस मूवी का मेन प्लॉट समझना पड़ेगा। और उस प्लॉट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको समझने के लिए ना हमें 1989 तक पीछे जाना पड़ेगा। 1989 से पहले कश्मीर में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती थी जितनी आज देखने को मिलती हैं। हाँ, छुटपुट इस्लामिक वायलेंस होते थे, पर ओवरऑल जिंदगी ना नॉर्मल सी ही थी। कश्मीरी पंडित खास तौर पर वहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। पर 1989 में सब कुछ बदल जाता है। पाकिस्तान को एक आइडिया आता है। उन्होंने सोचा कि अगर हम आर्मी से जंग नहीं जीत सकते हैं, इंडिया को नहीं हरा सकते हैं, तो क्यों ना अंदर से कश्मीर को तोड़ दिया जाए। और इसी काम के लिए उन्होंने ISI के थ्रू पूरी की पूरी प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट की। सबसे पहले उन्होंने कश्मीर के यूथ को पाकिस्तान बुलाकर हथियारों की ट्रेनिंग दी। उनको बंदूक चलाना, बम बनाना, गुरिल्ला युद्ध करना सब कुछ सिखाया गया और फिर वापस कश्मीर में भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने वहां एक खौफनाक कैंपेन शुरू किया। कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारा गया। मस्जिदों से ऐलान किए गए कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर कश्मीर को छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि जनवरी 1990 में लगभग 3.5 लाख कश्मीरी पंडित अपने घर बार को छोड़कर रातों रात कश्मीर से भाग गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी एथनिक क्लिंजिंग में से एक थी, पर हमारी मीडिया ने इस बात को कभी ठीक से कवर किया ही नहीं। ये तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अगला स्टेप लिया। उन्होंने कश्मीर में रेडिकलिज्म का जहर सिस्टमैटिक तरीके से फैलाना शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया से फंडिंग आती थी, मदरसे खुलते थे और वहाँ बच्चों को बचपन से ये पढ़ाया जाता था इंडिया दुश्मन है, हिंदू काफिर है और कश्मीर की आज़ादी लेना बहुत ज़रूरी है। और इस रेडिकल आइडियोलॉजी को कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के कई अर्बन नक्सल सपोर्ट कर रहे थे। धीरे धीरे ये एक पूरा बिजनेस बनता चला गया। पाकिस्तान की ISI कश्मीर में पैसा पंप करती थी। ये पैसा हुर्रियत जैसे ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचता था और फिर हुर्रियत इसे नीचे के लोकल लीडर्स तक पहुंचाती थी। पत्थरबाजी एक पेड जॉब बन चुकी थी। अगर आप एक दिन सेना पर पत्थर फेंकोगे तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। अगर आप किसी पोलिंग बूथ को डिसरप्ट कर दोगे तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। अगर आप किसी आर्मी कॉन्वॉय को घेर लोगे तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे। और ये सब कुछ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये तो खुद NIA की कई इन्वेस्टिगेशंस में कंफर्म हुआ है। 2017 में NIA ने हुर्रियत के टॉप लीडर्स को अरेस्ट किया और उनके पास से पाकिस्तान से आए हुए करोड़ों रुपए मिले। एक इस्लामिस्ट आतंकवादी के घर पे सिर्फ कैश में 36 करोड़ रुपए मिले। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा आया सीधा पाकिस्तान से, हवाला के थ्रू। यानी जो लोग सड़कों पर सेना पर पत्थर बरसा रहे थे वो कोई मासूम प्रोटेस्टर नहीं थे। ये पाकिस्तान के पेरोल पर काम करने वाले देशद्रोही थे।
ये टेररिस्ट से एक रत्ती भर भी कम नहीं थे। इनमें और आतंकवादी में फर्क बस इतना था कि टेररिस्ट बंदूक से वार करता है और पत्थरबाज पत्थर से, पर मकसद दोनों का सेम ही था, इंडियन आर्मी के जवानों को मारना, कश्मीर को इंडिया से तोड़ना। देखते देखते ये पूरा इशू हमारी इंडियन आर्मी के लिए ना बहुत बड़ा सरदर्द बनता चला गया। और सरदर्द बनेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास अफ्स्पा जैसा कानून तो था, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस कानून के तहत ना सेना को डिस्टर्ब्ड एरियाज में स्पेशल पावर्स मिलती हैं। पर जमीन पे ना हकीकत कुछ और थी। उनके हाथ बहुत बंधे हुए थे। वो एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचते थे। और इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। साल 2010 में कश्मीर में तुफैल मट्टू नाम का एक 17 साल का लड़का प्रोटेस्ट करते हुए मारा गया। इसके बाद पूरी घाटी में पाकिस्तान फंडेड हिंसा भड़क उठी। फिर क्या था, पाकिस्तान फंडेड लोगों ने आर्मी पे अटैक करना शुरू कर दिया। सीआरपीएफ के 1274 जवान और जेएंडके पुलिस के 2747 जवान, यानी कुल 4021 सिक्योरिटी पर्सनल सिर्फ उस एक साल में घायल हुए। इतने जवान घायल होने के बाद सरकार को सेना को ज़्यादा पावर्स देने चाहिए थे, पर हुआ क्या? हुआ इसका एकदम उल्टा। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी पता है क्या थी? पॉलिसी ऐसी थी जो जवानों को ऑलमोस्ट अंधकार में ही धकेल दे। सरकार ने कहा क्राउड कंट्रोल के लिए गोली नहीं मारी जाएगी, बल्कि नॉन लीथल क्राउड कंट्रोल पर जोर दिया जाएगा, यानी आंसू गैस चलाओ, रबर बुलेट चलाओ या फिर पानी की बौछारें करो। एसी ऑफिस में बैठकर ये पॉलिसी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर जमीन पर खड़े जवान के लिए इसका मतलब पता है क्या था? इसका मतलब ये था कि सामने से पत्थरबाज पत्थर बरसा रहे हैं, जवान के सर फट रहे हैं, हड्डियां टूट रही हैं, सामने से क्राउड गोलियां तक भी चला देता है, पर जवान उसे रखना है सिर्फ संयम। अफ्स्पा होते हुए भी सेना अपनी मर्जी से गोली नहीं चला सकती, क्योंकि एसओपी, मिनिमम फोर्स और प्रोपोर्शनेट रिस्पांस जैसे दर्जनों नियम लगा दिए गए थे। यानी कानून हाथ में राइफल तो देता था, पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। ट्रिगर कब दबाना है इसके ऊपर इतनी शर्तें थी कि जवान पत्थर खाकर भी खामोश ही रहता था। और इसी का फायदा उठाया पाकिस्तान और कश्मीरी बेस्ड लोकल टेररिस्ट्स ने। हालात तो ये हो गए थे कि 2016 में जब आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया एक एनकाउंटर में, तब फिर से पूरी की पूरी घाटी हिंसा में डूब गई। 2016 में एक साल के अंदर 2808 2808 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, 9235 9235 सिक्योरिटी पर्सनल घायल हुए। 2017 में 1261 घटनाएं हुई और 1690 घायल हुए। यानी 2015 से 2017 के बीच कुल 4799 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, 11566 सिक्योरिटी पर्सनल घायल हुए। और इस पूरे दौर में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बार बार यही चीख चीख कर कह रही थी कि पत्थरबाजी अब विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं रह गई हैं, ये आतंकवादियों को बचाने का एक नया वेपन बन चुकी हैं। जब सेना किसी आतंकी को घेरती, ठीक तभी अचानक से पत्थरबाजों की भीड़ आ जाती। इससे पता है क्या होता? इससे सेना का ध्यान बढ़ जाता, आतंकवादी बच के निकल जाता। यानी सिचुएशन ये थी कि एक तरफ पाकिस्तान की फंडिंग से पेड़ पत्थरबाज जो आतंकियों के साथ मिलकर काम करते थे, दूसरी तरफ रेडिकलिज्म का जो जहर था वो बचपन से दिमाग में भरा जा रहा था, तीसरी तरफ हमारी अपनी सरकार जिसने सेना के हाथ बांध दिए थे, चौथी तरफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो टेररिस्ट को विक्टिम बनाकर पब्लिक ओपिनियन खराब कर रही थी, और पांचवी तरफ इंटरनेशनल मीडिया थी जो हर एक्शन पर इंडियन आर्मी को ह्यूमन राइट वायोलेटर बता रही थी। यानी हर तरीके से हमारी अपनी इंडियन आर्मी को ही विलन बनाया जा रहा था। और इस जहरीले माहौल में इंडियन आर्मी का जवान अकेला खड़ा हुआ था। पर कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी थे जो इस माहौल में डरे नहीं, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी सही फैसले लिए। और उनमें से एक नाम था मेजर आदित्य कुमार का, जिस पर कहा जा रहा है कि ये चौहान फिल्म बेस्ड है। देखिए, मेजर आदित्य कुमार की कहानी समझने से पहले ना एक और इंसिडेंट को जानना जरूरी है, जो मेजर आदित्य की कहानी से ठीक 1 साल पहले हुआ था। और इसने पूरी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को यह दिखा दिया था कि सही फैसले लेने वाले को भी ना इस देश में क्या मिलता है। अप्रैल 2017 कश्मीर के बडगांव डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन चल रहे थे। एक पोलिंग बूथ पर आईटीबीपी के जवान और इलेक्शन स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी करीब 500 पत्थरबाजों की एक भीड़ ने उस पोलिंग बूथ को घेर लिया। ये भीड़ इतनी अग्रेसिव थी कि वो इलेक्शन स्टाफ और जवानों को सीधे लिंच करने पे उतर आई थी। उस बूथ के अंदर ना मेजर लितुल गोगोई थे।
इस मूवमेंट में मेजर गोगोई ने वो कमाल करके दिखाया जो सिर्फ एक ट्रेन्ड मिलिट्री ऑफिसर ही कर सकता था। बिना पैनिक किए, बिना हेजिटेट किए उन्होंने एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया जिसने सबको बचा लिया। उन्होंने एक लोकल पत्थरबाज जिसका नाम था फारूक अहमद दर, उसको पकड़कर अपनी जीप के बोनट पर बांध दिया और जीप को धीरे धीरे भीड़ के बीच में से निकालना शुरू कर दिया। बिना एक भी गोली चलाए सारे आईटीबीपी के जवान और इलेक्शन स्टाफ सबको सेफली बाहर निकाल लाए। ये एक ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव था, पर इस नॉन वायलेंट बोल्ड डिसीजन का रिएक्शन पता है क्या हुआ? अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल ने इस इंसिडेंट को हेडलाइन बनाकर छाप दिया कि इंडिया इज आउटरेज्ड ओवर ह्यूमन शील्ड सोल्जर। यानी इस एक हेडलाइन से ये दिखाया गया जैसे मेजर गोगोई ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोग सवाल उठाने लगे उस फारूक अहमद दर ने कितना मानसिक आघात झेला होगा। मीडिया और लिब्रांडो का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेजर गोगोई को सीधे सीधे विलन बनाने पर तुल गया था। यानी अब अपनी जान बचाने पर भी आर्मी ही विलन बन गई थी। अब इसके ठीक 1 साल के बाद ना सेम केस रिपीट होता है। 27 जनवरी 2018 को इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट 10 गढ़वाल राइफल, उसका एक काफिला जम्मू कश्मीर के सोपियान डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था। तभी उनके रास्ते में अचानक से एक भीड़ आ जाती है। शुरू में ये भीड़ 100 से 200 लोगों की थी। ये पाकिस्तान फंडेड पत्थरबाज आर्मी के काफिले के ऊपर पत्थर बरसाने में लगे हुए थे। पर जैसे ही आर्मी रुकती है ये भीड़ बढ़ती जाती है और देखते ही देखते लगभग 300 लोग उस भीड़ में हो जाते हैं। आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक उन पत्थरबाजों ने काफिले के एक हिस्से को पूरी तरीके से घेर लिया था। कई व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा दिया था, कुछ व्हीकल्स को जलाने की कोशिश की थी और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर के सर पर पत्थर भी मार दिया था जो कि बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन पत्थरबाजों ने जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की थी और उनको पकड़कर लिंच तक करने की धमकी देने लगे थे। और इसी पॉइंट पर मेजर आदित्य कुमार ने यह जान लिया था कि अब जान बचाना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ से आर्मी के जवान बच के तो नहीं जा पाएंगे। अब उनको पता था कि जब इससे पहले एक पत्थरबाज को टांगने पर मेजर गोगोई को कितना डिमोनाइज किया गया था, तो वो कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकते थे। पर इसके बावजूद उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने बिना हेजिटेशन के इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। अब जवानों ने भीड़ के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। भीड़ में से 3 पत्थरबाज मारे गए, कुछ घायल भी हुए। सारे प्रोटेस्टर्स तुरंत भाग गए। मेजर आदित्य की वजह से 10 गढ़वाल राइफल के सारे जवान जिंदा बच गए और काफिला सेफली आगे बढ़ गया। पर मेजर आदित्य को पता था कि अब उन्हें किस लेवल पर अटैक किया जाएगा, और हुआ भी एग्जैक्टली सेम। जे&के की पुलिस यानी राज्य की सिविलियन पुलिस ने 10 गढ़वाल राइफल और मेजर आदित्य कुमार के ऊपर FIR दर्ज कर दी। और FIR भी कोई आम धारा में नहीं थी। FIR दर्ज की गई IPC की धारा 302 के तहत, यानी मर्डर की, और साथ साथ एक धारा और लगाई गई 307 की, अटेम्प्ट टू मर्डर की। यानी इंडियन आर्मी का एक ब्रिलियंट ऑफिसर जिसने अपनी टीम को पाकिस्तान फंडेड पत्थरबाजों से बचाया, उस पर सिविलियन पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर दिया। और इस केस के बाद जो विवाद हुआ वो देखने लायक था। राज्य की उस वक्त की सरकार सेना के खिलाफ खड़ी हो गई। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेजर आदित्य को किलर बताने लगा। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने तो इसे कश्मीर पर इंडियन आर्मी के अत्याचार के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। यानी एक सोल्जर ने अपनी और अपनी टीम की जान बचाई और बदले में पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे पड़ गया। पर मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह, जो खुद इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी। उनकी दलील बहुत सिंपल थी। उन्होंने कहा कि एक सोल्जर ने अपनी ड्यूटी निभाई है, अपनी टीम को बचाया है, और उसके लिए उसके ऊपर मर्डर का केस कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पूरी दलील को सुना और FIR की सारी प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दिया। यानी कोर्ट ने भी मान लिया था कि मेजर आदित्य का एक्शन जो था वो करेक्ट था। पर यह सब बात कराची वुड ने नहीं बताई, बल्कि इंडियन आर्मी को ही डिमोनाइज कर दिया। पिछले 75 सालों से इंडियन आर्मी के हजारों मेजर आदित्य और मेजर गोगोई जैसे हीरोज देश की रक्षा करते रहे हैं। फिर भी बॉलीवुड ने एक भी फिल्म उनके ऊपर क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बॉलीवुड का एजेंडा हमेशा इससे अलग रहा है। कश्मीर पर बनी बॉलीवुड की फिल्म्स की लिस्ट देखिए और पैटर्न आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चाहे वो मिशन कश्मीर हो, जिसमें एक आतंकी को इतना इमोशनली जस्टिफाई कर दिया गया कि ऑडियंस को उसके लिए सिंपैथी जनरेट हो गई। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक मासूम युवा सिस्टम के सताए जाने के कारण बंदूक उठा लेता है। यानी आतंकी विलन नहीं है,
सिस्टम विलन है। इसके अलावा आप फना देख लीजिए, जिसमें आमिर खान को आतंकवादी तो दिखाया गया पर रोमांस और इमोशंस के पर्दे में लपेटकर ऑडियंस के दिल में आतंकी के लिए हमदर्दी सी पैदा हो गई थी। ऐसे ही हैदर, जिसमें इंडियन आर्मी को सीधे सीधे ऑक्यूपायर दिखाया गया, यानी एक कब्जा करने वाली ताकत। अफस्पा जैसे कानून को विलन बनाकर पेश किया गया। ये फिल्म ना उस वक्त रिलीज हुई थी जब कश्मीर में पाकिस्तानी फंडेड पत्थरबाजी अपने पीक पर थी, और इस फिल्म ने पत्थरबाजों को इनडायरेक्टली जस्टिफाई करने का काम किया था। और फिर शौर्य को तो कौन ही भूल सकता है। इस फिल्म के डायरेक्टर समर खान, उन्होंने तो हद ही पार कर दी थी। उन्होंने एक देशभक्त ब्रिगेडियर को सीधे विलन बना दिया था। एक इंडियन आर्मी का सीनियर ऑफिसर जो देश की सेवा कर रहा है, उसे फिल्म में बुरा आदमी दिखाया गया। इसमें आप सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देख लो, पठान। इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक रॉ एजेंट को विलन बनाया, और साथ ही साथ एक ISI एजेंट को, यानी पाकिस्तान की उस इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट को जो आतंकवाद को पालती है, उसको भारत का बचाने वाला दिखा दिया। और ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतनी सारी फिल्म्स और हर एक फिल्म में एक ही पैटर्न, आतंकवादी विक्टिम, सोल्जर प्रॉब्लम, रॉ विलन, ISI हीरो। और यही रीज़न है कि आज बॉलीवुड को कराचीवुड कहा जाने लगा है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जो इंडिया की स्टोरी पाकिस्तान के नैरेटिव के हिसाब से लिखती है। और सोचने वाली बात तो ये है कि इन्हीं 75 सालों में इंडियन आर्मी के पास हजारों ऐसे ऑफिसर्स की कहानियां थी जो फिल्म के मटेरियल के तौर पर सोने जैसी थी। मेजर आदित्य कुमार जैसे ऑफिसर्स जिन्होंने पाकिस्तान फंडेड पत्थरबाजों के सामने सीना तान कर अपनी टीम को बचाया। मेजर गोगोई जैसे ऑफिसर्स जिन्होंने टैक्टिकल ब्रिलियंस से 500 लोगों की भीड़ को बिना गोली चलाए हराया। ये सब हीरोज थे। इन सब की कहानियां पूरी दुनिया को बताने लायक थी, पर बॉलीवुड ने इनमें से किसी पर भी प्रॉपरली काम ही नहीं किया। किसी को मेन लीड फिल्म बनाने लायक समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी कहानी बताने का मतलब था पाकिस्तान की पोल को खोलना, आतंकवाद की असलियत को दिखाना, और बॉलीवुड को ये कभी मंजूर ही नहीं था। उल्टा बॉलीवुड ने तो अपना सारा स्क्रीन टाइम, अपना सारा बजट, अपनी सारी क्रिएटिविटी टेररिस्टों को मासूम दिखाने में लगा दी। उन्होंने ऑडियंस के दिमाग में ये बिठा दिया कि अगर आर्मी कुछ करती है तो वो प्रॉब्लम है, अगर आतंकवादी कुछ करता है ना तो ज़रूर उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। और इस पूरे गेम में सबसे बड़ा नुकसान पता है किसका हुआ? उन हीरोज़ का जिनकी कहानी कभी स्क्रीन पर आई नहीं, उनकी पत्नियों का जिन्होंने अपने पतियों को तिरंगे में लिपटे ताबूत में तो देखा, पर अगले दिन थिएटर में ये भी देखा कि टेररिस्ट हीरो कैसे बना जाता है। ऐसे सोल्जर्स के बच्चों का जिनको बॉलीवुड की फिल्म देखकर ये लगता था कि शायद उनके पिताजी ने ना कुछ गलत ही काम कर दिया होगा। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि एक के बाद एक ऐसी फिल्म्स आ रही थी जिसमें सोल्जर को विलन बताया जा रहा था। ये एक पैटर्न था, ये एक एजेंडा था, और इसका नाम था कराचीवुड का प्रोपेगेंडा। पर अब ये गेम बदल रहा है और इसी जगह चौहान एंट्री लेती है। देखिए, चौहान फिल्म का जो टीजर है ना, वो सिर्फ एक मूवी प्रमोशन नहीं है। ये 75 साल पुरानी उस चुप्पी पर हथौड़ा है जो बॉलीवुड ने इंडियन आर्मी की हीरोज पर मार के रखी हुई थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म सोल्जर को उसका डिजर्व्ड हीरो स्टेटस दे रही है। पहली बार एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को पावरफुल, डिसाइसिव और अनअपोलोजेटिक दिखाया जा रहा है। पहली बार वो सच कहा जा रहा है जो इंडियन ऑडियंस को 75 साल पहले बताया जाना चाहिए था। और ये लाइन पठानों से कहना चौहान आ रहा है, ये लाइन तो सीधे सीधे कराचीवुड के मुंह पर तमाचा है। पठानों से कहना चौहान आ रहा है। ये उस पूरे इकोसिस्टम को मैसेज है जिसने 75 साल तक रॉ एजेंट्स को विलन और ISI को हीरो दिखाया। अब वो दौर खत्म हो रहा है। अब इंडियन आर्मी के चौहान, अब इंडियन आर्मी के मेजर आदित्य, अब इंडिया के मेजर गोगोई अपनी कहानी कहने आ रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसके बाद कश्मीर में धीरे धीरे शांति होने लगी। 2014 से पहले जो हालात थे वो आज नहीं है। आज कश्मीर में पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स लगभग खत्म हो चुके हैं। तिरंगा बेधड़क लाल चौक पर लहराता है। आज कश्मीर के लोकल्स खुद उन आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हैं जो पहले गांवों में शेल्टर पाया करते थे। यानी जब पॉलिसी बदली, जब सरकार ने जवान के हाथ खोल दिए, जब अफस्पा को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, जब पाकिस्तान की फंडिंग पर नकेल कसा गया, तब कश्मीर भी बदल गया। और यही सच चौहान जैसी फिल्म अब बता रही हैं। और सिर्फ चौहान नहीं, पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक फिल्म आई हैं
जिन्होंने बॉलीवुड के पुराने पैटर्न को तोड़ा है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, इसने पहली बार इंडियन आर्मी की पावरफुल इमेज को मेन स्ट्रीम पर लाया था। आर्टिकल 370 ने उस पॉलिसी डिसीजन को ऑडियंस तक पहुंचाया जिसने कश्मीर का चेहरा बदल दिया। फिर धुरंधर ने इंटेलिजेंस एजेंसी के अनसंग हीरोज को नमस्ते कहा। और अब चौहान, यानी एक नई वेव आ रही है जो कराची वुड के मोनोपोली को तोड़ रही है और जिसमें इंडियन आर्मी के हीरोज फाइनली अपनी डिजर्व्ड स्पॉटलाइट को पा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या चौहान जैसे फिल्म्स बॉलीवुड का चेहरा वाकई बदल पाएंगी या ये सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है? मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, जॉन बेटन और पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।